Progress. हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो गाइस, हमारे दो वीडियोस ऑलरेडी उसमें बता चुके थे टिल ये आपके मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो हम आपके मेथड्स के बारे में, मतलब ये जो आपका डिटरमिनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस जो थर्ड वन वाला है वो हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम नॉन कंसिडरेशन। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ आपका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चले थे इस पे, इंडेक्स 115 पे, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ठीक है, ये डील करता है आपका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। फिर 5 स्टेप बिजनेस मॉडल आते हैं इसमें। ठीक है, 5 स्टेप बिजनेस मॉडल में स्टेप वन हमने कंप्लीट कर लिए थे, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स, एंड स्टेप टू भी कंप्लीट कर लिए थे, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम थर्ड स्टेप पे थे, डिटरमिन द ट्रांजिशन प्राइस। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर में हम लोगों ने 5 कंडीशंस बताई थी, 5 to 6 कंडीशन बहुत जरूरी होती है। अगर वो कंप्लाई है, सारी की सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड है, तब जाके हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर गाइस हमने बताया था कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स भी था आइडेंटिफाई था कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब तक आपका एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है तब तक तो आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म डिपेंड करता है, अगर आपको किसी भी, मतलब अगर कस्टमर को वहाँ पे टर्मिनेशन का राइट है या फिर रिन्यूअल का राइट है कि वो अपनी मन चाहे रिन्यूअल कर सकता है, तो जब तक रिन्यूअल का राइट उसको नहीं है तब तक तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे, लेकिन उसके आगे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर देंगे, वी विल पुट दैट अमाउंट इनटू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है, फिर हमारा सेकंड स्टेप आ गया था आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में हमने दो बातें की थी कि इसमें डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज होते हैं या फिर सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होते हैं। ठीक है, और फिर मीनिंग भी बताया था यहाँ पर कि डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो कि बेनिफिट, मतलब कस्टमर मार्केट से जो डायरेक्टली खरीद सकता है। ठीक है, अलोन बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे। ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है, एक सर्विस दूसरी सर्विस पे डिपेंड नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ केसेस थे, स्पेशल केसेस थे, जिसमें कि डिस्टिंक्ट गुड्स, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं कहलाते, अगर वो तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें से हमारा जो था वो ये था गाइस, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंटली अगर एक प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस दूसरी सर्विस को इम्पैक्ट कर रही है, या फिर सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन है, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, एक सर्विस, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दूसरे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, जब तक एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं होगी जब तक फिर दूसरी हमारी स्टार्ट नहीं हो सकती, तो दिस इज कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसके और थर्ड पॉइंट था हमारा हाईली डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों सर्विस एक दूसरे पर डिपेंड है, लाइक डिस्काउंट वाली जो मैंने आपको बताया था। फिर थर्ड स्टेप आ गया था, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने दिखाया था कि ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन प्राइस मतलब वो कंसिडरेशन होता है जो कि एंटिटी एंटाइटल्ड है, ठीक है, रिसीव करने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर टू द कस्टमर। ठीक है, लेकिन इसमें जीएसटी नहीं आता है। ट्रांजेक्शन प्राइसेस दो टाइप की होती है, एक होती है वेरिएबल कंसिडरेशन, एक फिक्स कंसिडरेशन। फिक्स कंसिडरेशन तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कंसिडरेशन जो होती है वो फ्यूचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि फ्यूचर का इवेंट, फॉर एग्जांपल जैसे रिबेट हो गए, डिस्काउंट हो गए, वारंटी हो गए। अब ये जो है कंसिडरेशन में वारंटी का अमाउंट भी इंक्लूड है। ठीक है, एसी इंस्टॉलेशन सर्विस, एसी अगर हम सेल कर रहे हैं तो अब हम उसको बाइफरकेट कैसे करेंगे। तो इसमें दो मेथड बताए गए थे, एक तो आपको बताया गया था मोस्ट लाइकली मेथड, दूसरा आपको बताया गया था प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड पे आते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड पे आए थे। तो तब हमने डिस्कस किया था गाइस कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में अगर एक दो से ज़्यादा आउटपुट हो तो प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, पूरा की पूरा डिस्कस भी किया था उस टाइम पे, और ये एग्जाम्पल भी था उसका। ठीक है, फिर आ गया मोस्ट लाइकली मेथड। ठीक है, मोस्ट लाइकली मेथड में क्या होता है, दो पॉसिबल आउटकम होता है, या तो है या नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी हुआ था कि इसमें 28,000 सेल्स वॉल्यूम में प्राइस पर यूनिट है, तो 22,40,000 हो गया, और 75% प्रोबेबिलिटी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, तो हम वो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है,
ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया था कि एंटिटी केवल उतना ही रिवेन्यू वेरिएबल कंसिडरेशंस रिकॉग्नाइज करेगी जितना कि हमें एक्सपेक्ट हो रहा है कि वो आगे जाके रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये था गाइस। फिर उसमें था रीएस्टिमेट द वेरिएबल एट द एंड ऑफ ईच अमाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो कैलकुलेट कैचअप बेसिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल कंसिडरेशन को हर रिपोर्टिंग पीरियड पे एस्टिमेट करेंगे, मतलब हर एट द एंड ऑफ द 31 मार्च। ठीक है, हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि भैया कि क्या वेरिएबल कंसिडरेशन में रिवीजन की जरूरत है या नहीं। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन नॉन कैश कंसिडरेशन पे। तो गाइस नॉन कंसिडरेशन में क्या था कि नॉन कैश मतलब क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो हमारा कैश जो है वो अदर देन कैश, मतलब वो कैश नहीं है, गुड्स और सर्विस में बार्टर सिस्टम चल रहा है एक्चुअली, राइट। तो इट मीन कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ देन कैश। ठीक है, एग्जांपल जैसे कस्टमर ने कह दिया कि आप हमारे कंपनी के शेयर ले लो, यहाँ हम आपके बिहाफ पे एडवर्टाइज कर देंगे। ठीक है, आप हमारे बेसिस पे हमने जो जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो हमारा इक्विपमेंट ले लो। ठीक है, तो एंटिटी क्या करेगी, उसकी कैसे वो उसको मेजर करेगी कि क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर नॉन कैश कंडीशन है। तो इसमें बताया हुआ है कि गाइस सबसे पहले हम लोग फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर फेयर वैल्यू नॉन कंसीडरेशन, अगर मान लो इस प्रोडक्ट को हम दूसरी जगह बेच रहे होते तो क्या होता, है ना। अगर आपको आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग ट्रांजेक्शन प्राइस, जो भी आपका स्टैंड अलोन सीलिंग प्राइस है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, वो ले लेंगे। ठीक है, if a customer provide any goods or entity to facilitate the entity fulfillment conduct, such goods will be treated non-conditions if entity obtain control। अगर कंट्रोल बहुत जरूरी है गाइस। मान लो कि ठीक है, कल को मैंने एसी खरीदा, लेकिन मैं ट्रेड करती हूँ आपका फर्नीचर्स में। तो मैंने सामने वाले को फर्नीचर्स दे दिया, फर्नीचर की फेयर वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, जो भी मुझे कॉस्टिंग पड़ रही होगी, वो मार्जिन पड़ रहा होगा, तो मैं उसके बेसिस पे उसको बोल दूंगी कि भाई फेयर वैल्यू तो ये है, हम तो जनरली इतना चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कि मैंने क्या कहा, फर्नीचर आप लगा तो रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरा एडवर्टाइजमेंट भी कर देना। ठीक है, तो मैं अपना कंट्रोल, मैंने ओनरशिप कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं किया फर्नीचर की। ठीक है, तो कंट्रोल ट्रांसफर होना भी बहुत जरूरी है, तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अगर आपने कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया है तो वो सेल नहीं मानी जाएगी। तो सेल तभी मानी जाएगी, रेवेन्यू तभी माना जाएगा जब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन प्राइस नीड टू बी एडजस्टेड ड्यू टू फॉलोइंग कंपोनेंट्स, सॉरी। ठीक है, अगर इन्होंने कहा है कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर बाय द एंटिटी इफ द पेमेंट इज फॉर डिस्टेंट गुड्स और सर्विस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। अगर आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है कस्टमर से डिस्टेंट गुड्स और सर्विसेज के, सिंपल है देखो। मान लो कि मैंने कंट्रोल्स को ट्रांसफर नहीं किया है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, तो मेरा जो जो भी है, क्योंकि मैंने कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया है उसको, ठीक है, तो हम एडजस्ट प्राइस में एडजस्ट नहीं करेंगे, वो परचेज माना जाएगा अल्टीमेटली। मतलब वो ट्रांजेक्शन प्राइस में एडजस्ट नहीं होगा अल्टीमेटली। ठीक है, पेमेंट।
तो गाइस, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर बाय एंटिटी, तो इसमें ये है कि पेमेंट पेमेंट फॉर डिस्टेंट गुड्स एंड सर्विस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। तो हम क्या करेंगे इसमें कि अगर कंट्रोल पे हमें मिल रहा है, ठीक है, मैंने मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बिल्डर के एग्जाम्पल दिए, बिल्डर का एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मैं बिल्डर हूँ और अगर मैं बिल्ड कर रही हूँ किसी भी चीज़ को, ठीक है, बिल्डिंग हूँ, तो मतलब मैं अगर बिल्डर हूँ, ठीक है, मैं बिल्डिंग बना रही हूँ एक कस्टमर के लिए, और उसने मुझसे बोला कि आप, क्योंकि बिल्डर जो होते हैं वो सीमेंट अच्छा लगाते नहीं है, तो उसने मुझे कहा दिया कि आप लगा, मतलब मैं आपको फैसिलिटेट कर दूंगा, आप लगाना इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उसने, अगर वो मुझसे कहता है कि आप कहीं भी लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 100 बोरे मुझे दे दिए, ठीक है, तो वो कंट्रोल मेरे को दे दिया अल्टीमेटली। अब कंट्रोल दे दिया तो सेल हो गई कस्टमर की तरफ से मेरे को, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस एडजस्ट नहीं करेंगे। ऑल तो अगर उसने मुझे कंट्रोल कंट्रोल नहीं दिया होता तो हम ट्रांजेक्शन प्राइस में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा केसेस है आपका कि भाई अगर मान लीजिए कि अगर मैं कोई लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ, लैपटॉप पे मुझे जो कैशबैक मिलता है, तो वो हमारा जो है वो ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए रिबेट मिल रहा है, रिबेट कूपन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड assumptions, ठीक है, तो वो जो होगा वो भी ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मेरे को पता है कि यार ये पर्सन ना, रिम्बर्समेंट फॉर प्राइस प्रोटेक्शन, ठीक है, रिम्बर्समेंट फॉर प्राइस प्रोटेक्शन मतलब होता है, जैसे मान लो मैं बिग बाजार में हूँ, बिग बाजार में मुझे मतलब कोई कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, बिग बाजार में लाइजॉल ले लो, लाइजॉल का मुझे रेट पता है कि 100 रुपये है, ठीक है, लेकिन बाहर जब मैं गई तो ये 90 रुपये का मिल रहा था, तो बिग बाजार पे मैं गई, ये 90 रुपये का मिल रहा है, मैंने उसको ऑनलाइन भी दिखाया, ठीक है, मतलब ग्रोसरी की साइट वगैरह पे, तो उसने कहा कि हाँ ये 90 रुपये का, तो 10 रुपये मुझे वापस कर दिए। तो ऐसा प्राइस भी आपकी सेल नहीं मानी जाएगी और आपका रेवेन्यू रिड्यूस होएगा ट्रांजेक्शन प्राइस में से, मतलब ट्रांजेक्शन प्राइस में से इतना अमाउंट रिड्यूस होएगा 10 रुपये। पेमेंट टू मेक सेल्स टू अकोमोडेट एंटिटीज प्रोडक्ट, अगर पेमेंट किया जा रहा है कि भाई मान लो, ठीक है, मान लो मैं डी मार्ट हूँ, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैंने कैडबरी की चॉकलेट, ठीक है, कैडबरी की ऑर्डर दी है उसको, अब कैडबरी वाला को हो रहा है कि मेरी सेल्फ लगा देना, ठीक है, तो मेरी सेल्फ लगा देना, इस अकॉर्डिंग लगाना और इस अकॉर्डिंग लगाना, तो कंट्रोल तो ट्रांसफर हुआ नहीं है उस केस में, क्योंकि उसने उसने मुझे बताया कि किस किस तरीके से लगाना है, तो ऐसा अमाउंट भी ट्रांजेक्शन प्राइस में से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये सारे एग्जांपल्स थे इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। अल्टीमेटली इसमें लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द सेटिस्फैक्शन ऑफ पीयू एंड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द कस्टमर, ओके, देन देयर इज सम फाइनेंसिंग कंपोनेंट। डेफिनेटली अगर कोई मुझे जल्दी पेमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, ठीक है, अब लैपटॉप का मुझे पहले से पैसा कोई दे रहा है, ठीक है, कि भैया आप एक काम करो, हम एक दूसरा पहला केस ले लेते हैं कि लैपटॉप, मान लीजिए कोई लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप 1 लाख रुपए का लैपटॉप ले रही हूँ मैं, और मैंने कह दिया कि आप एक काम करो, मेरे को अभी लैपटॉप दे दो, मैं आपको 1 लाख, 1 लाख रुपए बाद में 1 साल बाद दूंगी, ठीक है। तो अब उस इस केस में क्या हो रहा है गाइस कि इस केस में मुझे पेमेंट मैं लेट दूंगी सामने वाले को, तो सामने वाला कहेगा रुको भाई साहब, ठीक है, वो कहेगा रुको बहन जी, कि आपने जो हमें 1 लाख रुपए का दिया हुआ है, उस 1 लाख रुपए में तो जो 10 मतलब मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख, तो उसमें अगर अभी मैं आपको दे रहा होता तो अभी मैं आपको 1 लाख रुपए में दे रहा होता भाई, और मुझे पैसे मिल रहे होते, तो मैं उसे बैंक में जमा करता तो मुझे इतनी इंटरेस्ट मिल जाती। तो अगर आप मुझे 1 साल बाद दोगे, तो आप मुझे एक साल बाद 1,07,000 रुपये दोगे, उसने ये कह दिया। तो इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंक्लूड, जो कि हमारी इंटरेस्ट इनकम है, तो 1 लाख हमारी रेवेन्यू और 7,000 हमारा इंटरेस्ट इनकम। इन द सेम वे कस्टमर ने मुझे पहले से पैसा दे दिया, मतलब मैंने कस्टमर को पहले से पैसा दे दिया, सॉरी वेंडर को पहले से पैसे दे दिया कि भाई साहब एक काम करो, ठीक है, कि मैं आपको पहले से दे रही हूँ, मुझे 1 साल बाद लैपटॉप देना, है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे 1,07,000 रुपये दे दो। उसने कहा सॉरी मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा भाई साहब आप एक बात बताइए, मैं आपको अभी से 1 लाख रुपए दे रही हूँ, ठीक है, और लैपटॉप मैं लूंगी बहुत 1 साल बाद, ठीक है, तो आप जनरली लोगों को तो इस टाइम पे 1 लाख रुपए में ही बेच रहे हो, है ना। तो मैं आपको जब 1 लाख रुपए पहले से दे रही हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट तो है,
मैं क्यों दूंगी आपको 1 लाख पहले से, जब लैपटॉप में आप आपसे 1 साल बाद ले रही हूँ तो, है ना? तो इसलिए मैं कहूंगी कि इसमें फाइनेंशियल कंपोनेंट तो हटाओ। ठीक है। तो गाइज ये है। तो इसमें ये है कि एंटिटी, अगर इफ द एंटिटी सेटिस्फाई दिस पीओ बस कस्टमर मेक द पेमेंट ऑन अ लेटर डेट। ठीक है। तो कस्टमर ने बाद में पेमेंट किया है तो उस केस में हमारी इंटरेस्ट इनकम मानी जाएगी, सिंपल बात है। तो इनिशियल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू नॉर्मल सीलिंग प्राइस, मतलब बैंक डेबिट टू आपका रेवेन्यू हो जाएगा। और ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ओवर द कैश सीलिंग प्राइस विल बी इंटरेस्ट इनकम ओवर द क्रेडिट पीरियड। ठीक है, द पीएनएल डिस्काउंट रेट, ये आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इफ कैश सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, देन कैश सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मार्जिन होगा। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो आपका कैश सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा और मार्जिन होगा। ठीक है गाइस। और अगर आपका कैश सेलिंग प्राइस, अदरवाइज कैश सेलिंग प्राइस पीवी होगा, फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड नोट कौन सी यूज होगी इसमें? इंक्रीमेंटल डिस्काउंट बोरोइंग रेट यूज होगी। अगर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तब जाके आप इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर यूज करोगे। ठीक है। अब हम जो भी इम्प्लिसिट रेट है वो यूज क्यों नहीं करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो रेट होती है वो मैनिपुलेटेड होती है। ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इंसान को लालच आ जाता है, और ठीक है, वो जो भी रेट बताता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं बताता। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रेफर की जाती है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट प्रेफर की जाती है। मतलब अगर हम मान लो किसी से पर्सनल लोन लेंगे तो कितना इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, या हम किसी से वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे तो कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी हैं गाइस। इसमें बताया गया है कि एट द टाइम व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड, तो पीओ सेटिस्फाई होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। एट ईच बैलेंस शीट डेट हम लोग क्या करेंगे उसमें, क्योंकि वो जो 1 लाख रुपए थे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो उस बेसिकली हम पहले उसमें से रेवेन्यू कितना, 1 लाख रुपए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे, लेकिन 1 लाख में हमारा इंटरेस्ट भी तो है ना, क्योंकि हमें में तो मिला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने आपको अनवाइंड करेंगे, डेटर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो डेटर्स को हमने उससे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अनवाइंड कर दिया हमने, तो इंटरेस्ट इनकम कर दिया, फिर ट्रांसफरिंग इनकम हम पीएनएल में उसको ट्रांसफर करके दैट टाइम पेमेंट इज रिसीव ऑफ द कस्टमर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, पूरा एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें। eliminate sale of product for which control has been given instantly to customer, but customer will make the payment after 2 years for 1,21,000. Discounting rate is 2%. Use PV factor for 2 years 0.8645 per journal entries. ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि भाई नॉमिनल नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या होगा इस केस में? 2 साल के बाद हमें 1,21,000 कस्टमर पे करेगा। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, मतलब इंस्टेंटली सेल हो गया, लेकिन पेमेंट बाद में होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग रेट है पीवी है, तो इसका 1,21,000 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा हम उतना हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। उसके बाद हम लोग टेबल बनेगी, ये टेबल बहुत ज़रूरी है गाइस, आपको भी एग्जाम में बनानी होगी। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस इनकम ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट है 10,000 रुपये। ठीक है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया है ऐसे 1,10,000 रुपये, हम अनवाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी, डेटर टू सेल्स 1 लाख रुपए की। फिर उसके बाद जब सेकंड फर्स्ट ईयर का एंड आएगा तब हमारी 10,000 से एंट्री होगी, और फिर उसके बाद 1,10,000, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर उस पर फिर से अनवाइंड होगा, सेकंड ईयर में एंट्री होगी हमारी डेटर डेबिट टू अर्नड, सॉरी, फाइनेंस इनकम। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा एक्चुअल पेमेंट एमसीओ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो जाएगी। दैट्स हाउ थिंग्स विल हैपन। ठीक है। अब इसमें दूसरा केस आ गया कि कस्टमर ने एडवांस पेमेंट रिसीव कर लिया, लेकिन एट से सेटिस्फाई पीओ ऑन अ लेटर डेट। तो एक तरीके से क्या हुआ, एंटिटी को लोन दिया हुआ है कस्टमर ने। ठीक है, एंट्री से रिकॉग्नाइज एडवांस रिसीव एज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मानेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्न इनकम करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको कंट्रोलिंग ट्रांसफर नहीं किया, पीओ सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, तो हम डेटर्स को बढ़ाएंगे और अपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी उसको भी बढ़ाते जाएंगे क्रेडिट कर करके। ठीक है। एट बिगनिंग when advance is received bank or debit to contract liability, ठीक है, एट ईच बैलेंस शीट for unwinding of discount on contract liability, interest expense debit to contract liability। ठीक है गाइस। ठीक है, हमने इनकम भी ट्रांसफर कर दी, और एट द टाइम एंटी सेटिस्फाइज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी टू सेल्स।
ठीक है, अब ये है कि ए लिमिटेड सेल्स कर रहा है प्रोडक्ट को, विच कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर 2 years टू कस्टमर, द कस्टमर इज मेड द पेमेंट इन एडवांस 50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंटिंग रेट 10% है, बाद जनरल एंट्रीज, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, जो भी है आपका। ठीक है, और अनअर्न्ड इनकम जो है आपकी, फिर हम यही टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो हम टेबल बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, और फिर एक्चुअल पेमेंट, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इस पर 10% का इंटरेस्ट आ गया, 55,000 पर 10% का इंटरेस्ट आ गया, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में हमारा ये एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू अर्न इनकम, और फिर हमारी सेकंड ईयर में भी एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू अर्न इनकम, और फिर जब पीओ सेटिस्फाई हो गया तो हमने अर्न इनकम को सेल्स में डाल दिया। ठीक है, इन्वॉल्विंग ऐसी फाइनेंसिंग कंपोनेंट नॉट सिग्निफिकेंट है, सच इनसिग्निफिकेंट। हाँ, ये सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो आप उसे फाइनेंसिंग, आप इंटरेस्ट पे उसमें नहीं डालोगे अल्टीमेटली। तो ये बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इनसिग्निफिकेंट हो, कस्टमर पेमेंट कर रहा हो एडवांस में, लेकिन पीओ जो हो वो लेटर डेट से सेटिस्फाई हो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, ऐसा नहीं है कि सर्विस ऐसी है, बल्कि कस्टमर रिक्वेस्ट करे कि आप मुझे बाद में देना इसको। ठीक है, तो वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, कंसिडरेशन फ्यूचर इन्वेंटरी सेल्स विद रॉयल्टी हो गई, उस पर डिपेंड है। अगर टाइम गैप है बिटवीन द पीओ एंड द पेमेंट, और वो अदर देन फाइनेंसिंग रीजन है, मान लो प्राइस प्रोटेक्शन की वजह से, यार ये तो मेरा पैसा खा जाएगा तो मुझे पैसा चाहिए, डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा, तो पेमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप पहले से पेमेंट ले रहे हो। ठीक है, विदहोल्डिंग होनी मनी कस्टमर क्वालिटी चेक, एडवांस पेमेंट कस्टमर प्राइस प्रोटेक्शन नॉन पेमेंट। ठीक है, टाइम गैप 1 year और लेस है तो एंटिटी में चूज नॉट टू एडजस्ट द फाइनेंसिंग कंपोनेंट प्राइस प्रैक्टिकली एक्सपीरियंटेड। ठीक है, फिर हमारा स्टेप आता है 4, अलोकेटिंग ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो उन्होंने लिखा हुआ है भाई कि हम अलोकेट करेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एसएसपी में। एसएसपी मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, हर पीओ का जो भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगा उसके बेसिस पे हम लोग उसको, ठीक है, अलोकेट करेंगे। तो ये है अलोकेशन। अब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिटरमिन बाय फॉलोइंग इन प्रायोरिटी, ऑब्जर्वेबल प्राइस ऑफ द सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट। इस पे भी आपको मतलब अगर आप इसे बेचते तो कितने में बेचते हैं, अगर आप एसी और इंस्टॉलेशन को अलग अलग बेचते तो कितने में बेचते हैं, अगर आप वाटर प्योरीफायर और उसकी मेंटेनेंस सर्विस को अलग अलग बेचते तो कितने में बेचते हैं। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है सेपरेटली, कि आप सेपरेटली बेचते ही नहीं हो उसको, तो फिर उसको जो मेजर करने का तरीका होगा, ये 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो मार्केट बेस्ड अप्रोच यूज करोगे, मतलब मार्केट में दूसरे लोग कितने में बेच रहे हैं, तो एडजस्टेड मार्केट एडजस्टमेंट प्रोसेस। ठीक है, और अगर दूसरा है तो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। ये तीसरा है आप कैजुअल अप्रोच। ठीक है, अगर आप पता नहीं कर पा रहे हो मार्केट में दूसरे लोग, क्योंकि आप ही यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो फिर कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच यूज करो। अगर वो भी यूज नहीं करो, रेजिडुअल अप्रोच। प्रैक्टिकली लाइफ में रेजिडुअल अप्रोच यूज नहीं होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल है ये। टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ अदर गुड्स और सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तुम सबके एसएसपी निकाल लो, जो भी बचेगा आपका वो हो जाएगा रेजिडुअल अप्रोच। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी है भाई। एंटिटी सेलिंग 3 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एबीसी एट 10,000 रुपीज, तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आप अलोकेट करोगे ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। ठीक है, कितना हो गया, 15,000, 15,000, 5,000 डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, ये आपका ए का आ जाएगा और ट्रांजेक्शन प्राइस, और फिर बी का आ जाएगा, और फिर सी का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिस्काउंट जो है वो प्रोपोर्शनली सब पीओ के रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो जिससे रिलेटेड है उसमें से माइनस करके दे दोगे और उतना कम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। ठीक है, एंड जी सेलिंग 3 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एबीसी अदर 10,000 टू कस्टमर बी एंड सी को टुगेदर, तो भाई बी एंड सी कितना स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, 10,000 रुपये, तो 8,000 में बेचा, 2,000 का डिस्काउंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसका 10,000, 2,500 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 8,000। ठीक है, जब आप ये निकालोगे तो अलग से प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, 2,000 और 6,000 निकल जाएगा दोनों का, तो आप क्या करोगे, 5,000, 2,000, 6,000, 13,000 रुपये हो गए। तो 5,000 डिवाइड बाय 13,000 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10,000। ये देखो गाइस, नाउ लोकेट द ट्रांसमिशन ऑल पी रेशियो ऑफ डिवाइस एसएसपी। रिवाइज एसएसपी हो गई आपकी, जो मैंने आपको पूरा ओवर बताया था। रिवाइज एसएसपी निकल जाएगी, रिवाइज एसएसपी का ये लोकेशन होगा, तो इतना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर वेरिएबल कंसेशन ट्रांजिशन में अलोकेट टू पी ओनली विच इज रिलेट। ठीक है, तो वेरिएबल कंसेशन केस में जो भी जिससे भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रही है उतना ही आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। ठीक है, तो इसमें ये है
इट इज अ वेरिएबल कंसिस्टेंट ऑफ 500 प्रोडक्ट सी। ठीक है। एलोकेशन ट्रांजेक्शन प्राइस 10,000 मल्टीप्लाई 9,000। ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं वेरिएबल कंसिस्टेंट, तो उसमें प्लस कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले सबका निकाल लोगे। आप कितना है, 9 और 2 11, 11 और 12, तो 9,000 डिवाइड बाई 12,000 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, ये हो गया 7,500 में 10,500, फिर ये निकल गया, और फिर इसमें 500 रुपये आपने ऐड कर दिए अलग से। ठीक है। If congestion in a contract with customer is shown separately for different product but is not representing standalone selling price of those product। ठीक है। मान लो कि भाई अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कंसेशन दे रखा है, लेकिन वो एसएसपी रही है उन प्रोडक्ट्स की। ठीक है। कंसेशन दे रखी है लेकिन एसएसपी कुछ और है, तो उस केस में क्या। ठीक है, तो एंटिटी सेलिंग, ये एग्जांपल है, एंटिटी सेलिंग ए एंड बी टू द कस्टमर, प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स 5,50,000 फॉर लाइसेंस ए एंड प्राइस फॉर लाइसेंस बी इज इन 100% बेस्ड ऑन सेल्स और बेस्ड रॉयल्टी एक्सपेक्टेड टू बी 30 lakhs। ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, कि सेल तो एसएसपी तो 16 लाख दे रखी है, और ये चार्ज कर रहा है लाइसेंस एक 5,50,000। तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अलग है, ये अलग है। तो अब क्या होगा। अब आपको दिख रहा है कि अगर आप लाइसेंस बी का और इसका टोटल करोगे, तो कितना बन रहा है, 35,50,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, एसएसपी के अकॉर्डिंग से प्रोपोर्शनली बांट दोगे ऐसे केस में भी। ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, 16 लाख आपका हो जाएगा। अगर ए में बांटना है तो आपको 16 डिवाइड बाय 36 लाख मल्टीप्लाई 35,50,000। तो इतना आपका प्रोपोर्शनली बच जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, इन दिस केस लोकेट द टोटल ट्रांजिशन इन कॉन्ट्रैक्ट द रेशियो ऑफ एसएसपी ऑफ ईच पी बाय द ट्रांजिशन प्राइस इंक्लूड फिक्स कंजेशन और वेरिएबल कंजेशन। ठीक है, आप उस टोटल ट्रांजिशन प्राइस को एलोकेट कर दोगे ईच यूपीओ में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है। ओके। ठीक है, इसमें जैसे डिवाइड कर रखा है। अब हमारा आता है रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, ये है फिफ्थ स्टेप आपका। ठीक है। तो इसमें है एंट्री शेल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन इट सेटिस्फाई द पीओ इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर व्हेन द कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विस प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू द कस्टमर। ठीक है, तभी होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भैया दो टाइप से कॉन्ट्रैक्ट जो कंट्रोल से वो ट्रांसफर हो सकते हैं, एक तो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एक है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में तो तुरंत आप रेवेन्यू फुल की फुल रिकॉग्नाइज कर दोगे। ठीक है। आप इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कैलकुलेटेड पर इनपुट और आउटपुट मेथड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करोगे तो वो धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं हो तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होगा, है ना। तो इसमें तीन क्राइटेरिया दे रखे हैं, अगर कोई भी क्राइटेरिया मीट होता है तो। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर कस्टमर सामने और रिसीव और कंज्यूम कर रहा है बेनिफिट्स, जैसे एंटिटी परफॉर्म कर जा रही है वैसे ही उसको बेनिफिट्स मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। जैसे केबल सर्विस है, केबल सर्विस में हर दिन टीवी चलती है और हर दिन बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप मंथली बेसिस पे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेली भी कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो। ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करते जाओगे अपने रेवेन्यू को। ठीक है। अकाउंटिंग सर्विस आपको मंथली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ठीक है। क्राइटेरिया बी, क्राइटेरिया बी है आप कंट्रोल का जो भी एसेट्स क्रिएट हुई है, आप उस पर आपको कंट्रोल आता जा रहा है। जैसे एंटिटी बनाती जा रही है वैसे आपको कंट्रोल आता जा रहा है। जैसे बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर आपने रेडी कर दिया, तो फर्स्ट फ्लोर पे वो रहना स्टार्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली कस्टमर ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो जैसे ही चीज़ पूरा होता जा रहा है वैसे वैसे कंट्रोल ट्रांसफर होता जा रहा है। तो उस केस में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है। अब आपका है कि जो भी एसेट्स बनी है उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होना चाहिए और ना हम उसे किसी और को बेच सकते हैं। और उसके पास एनफोर्सेबल राइट है पेमेंट रिसीव करने का इक्वल टू कॉस्ट इनकर प्लस मार्जिन। ठीक है, और परफॉर्मेंस टिल द डेट इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ सेल्स विद रॉयल्टी में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हमारी, अगर सेल्स विद रॉयल्टी का एग्जांपल है भाई, तो जब हमारी रेवेन्यू तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारी सब्सिक्वेंट सेल हो रही है। ठीक है। हमारी सेल्स हो रही है तभी तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। या फिर पीओ
टू विच सेल्स बेस्ड रॉयल्टी हैज बीन एलोकेटेड सेटिस्फाइड, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जिससे कि सेल पे रॉयल्टी लेना वो सेटिस्फाइड है, तो जो भी लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, उसमें मेथड दिया हुआ है कि क्या क्या मेजर हम अपना सकते हैं, तो दो मेथड से मेनली, एक है आउटपुट मेथड, एक है इनपुट मेथड। ठीक है, तो आउटपुट मेथड में है कि इन दिस मेथड परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, आउटपुट मेथड में क्या होता है कि भाई जितना आपका आउटपुट बनता जा रहा है उतना आप क्या करो उसको रिकॉर्ड करते रहो, प्रोवाइडेड वो उन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट सर्वेयर से सर्वे करवाते हैं कि कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर एसएलएम बेसिस पे। ठीक है, अगर सीरीज ऑफ गुड्स है तो आप एसएलएम के बेसिस पे उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इनपुट मेथड, इनपुट मेथड में क्या होता है, इस मेथड में परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, तो जो भी आपकी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसके बेसिस पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो टिल द डेट टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है आपकी। ठीक है, एक्सक्लूड फॉलोइंग कॉस्ट इन वो फॉर्मूला फॉर बोथ द मैरिटल डिवेंडर, अगर कोई अबनॉर्मल कॉस्ट है तो वो दोनों में ही हट जाएगी। अगर कोई मेजर कॉम्पोनेंट एलिवेटर हो गया तो, ठीक है, कस्टमर को डिलीवर हो गया लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, तो उस केस में भी आपका मेजर कॉम्पोनेंट के केस में भी जब तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता तब तक आप उसको दोनों जगह रिड्यूस कर दोगे और तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द कंट्रोल ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर द कस्टमर पेमेंट नॉट रिसीव्ड। भाई अगर पेमेंट आपको मिला नहीं तो आप डेटर टू सेल ही करोगे, आप ड्यू करोगे, पेमेंट नहीं मिला है तो डेटर टू सेल करोगे। एंड द पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर पर कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर, पेमेंट हमें रिसीव हो गया है, अनअर्न्ड इनकम होगी ना आपकी, तो अनअर्न्ड सेल हो गई। ठीक है, व्हेन कंट्रोल ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू कस्टमर पेमेंट इज आल्सो रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। फॉलोइंग आइटम कैन बी रिकॉग्नाइज बोथ फॉर रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजेक्शन, रेवेन्यूज टू बी रिकॉग्नाइज द करेंट पीरियड। ये ईपीसी के केस में और आपका कॉन्ट्रैक्ट के केस में अवेलेबल है, जब बिल्डिंग की बारी कंस्ट्रक्शन की बारी आती है तो ये चीज़ें आती हैं। एक एक की पीएनडल में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, आपके कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स क्या होंगे, डेटर्स कितने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होगी, ठीक है, आपको कितना मिलने वाला है, और कॉस्ट टू बी एक्सपेंस इन पीएनएल करेंट पीरियड और डब्ल्यूआईपी एसेट्स। ठीक है, इसमें आपको सारे आइटम्स बताए गए, सारे आइटम्स की कैलकुलेशन बताई हुई है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑल आइटम, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल इन द करंट पीरियड। फर्स्ट कैलकुलेट क्यूमुलेटिव रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। ठीक है, आप सबसे पहले क्यूमुलेटिव की अभी हमें करना होता तो कितना रेवेन्यू करना होता हो। फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग है और मैं उसको, मेरी बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं बिल्डर हूँ, मैं बिल्डिंग बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बिल्डिंग बना रही हूँ तो भाई आज अब मतलब 31 मार्च 2026 को, ठीक है, मेरा कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मान लो मुझे 2 साल हो गए बिल्डिंग बनाते बनाते, ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को 2 साल हो गए। अब 2 साल हो गए मुझे बिल्डिंग बनाते बनाते, तो मेरा कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस, ट्रांजेक्शन माइल मान लो मेरी 50 लाख है। ठीक है, अब 50 लाख में से मान लो मैंने एलिवेटर भी खरीद लिया है तो 10 लाख माइनस कर दूंगी। ठीक है, 40 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। ठीक है, लेकिन उसमें से परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ, 30% कंप्लीट हुआ, 50% कंप्लीट हुई, तो 20 लैक्स। ठीक है, अब कोई भी क्योंकि प्रोग्रेस निकालनी है ना तो मेजर कंपोनेंट को हटाना पड़ेगा, फिर मेजर कंपोनेंट का ऐड, क्योंकि क्यों, क्योंकि एलिवेटेड लग तो चुका है, इंस्टॉल नहीं हुआ है लेकिन कंपनी को ट्रांसफर, मतलब एक तरह से उस बिल्डिंग का पार्ट ही तो है, तो मेजर कंपोनेंट। ठीक है, वो भी मेरा रेवेन्यू माना जाएगा। 10 लाख की गिफ्ट आई है बस। ठीक है, तो ये हो गया करंट पीरियड में रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन हमें अगर अभी तक हमने पिछले साल हमने कितना रिकॉग्नाइज किया था वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट पीरियड में पूछ रहा है ना। मान लो मैंने 15 लाख रिकॉर्ड कर लिया तो मैं कितना रिकॉर्ड कर लूंगी, 15 लाख और। ठीक है, इसमें लिखा है वुमेन रेवेन्यू टू बी टिल डेट, रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज द प्रीवियस पीरियड। ठीक है, तो कैलकुलेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम
कस्टमर्स क्यूमुलेटिव रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल टिल डेट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टिल डेट। ठीक है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट निकली भाई कि तुमने क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कितना 50 लाख रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, पेमेंट कितना रिसीव हुआ है कस्टमर से हम लोगों को 50 लाख में से मान लो मैंने बताया था आपको 15 लाख रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी। ठीक है, आपको 15 लाख रिकॉर्ड कर दिया है, और उस 15 लाख में से हमारा पेमेंट रिसीव कितना हो गया 10 लाख, तो पेमेंट ड्यू कितना हुआ कस्टमर से 5 लाख, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स हो जाएगी गाइस। ठीक है। ठीक है, अब ये है इसमें कि हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस WIP एसेट मतलब प्रीपेड कितना हो गया। मान लीजिए मेरी कॉस्ट इनकर्ड हुई मतलब मेरी कॉस्ट इनकर्ड हुई यहाँ पे 20 लाख रुपए की। ठीक है, और क्यूमुलेटिव कॉस्ट रिकग्नाइज कितनी पीरियड हो गई है 15 लाख रुपए, तो एसेट्स कितनी 5 लाख, तो 5 लाख मेरी एसेट है मतलब प्रीपेड एक्सपेंस चल रहा है। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा होता है कॉस्ट इनकर्ड, और डेफिनेटली मुझे अभी पेमेंट मतलब पेमेंट नहीं है, आपकी जो कॉस्ट है कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा चल रही है, आपको रेवेन्यू इतना रिकग्नाइज करना चाहिए था, लेकिन अभी इतना अमोर्टाइजेशन बाद में होगा। सो हम स्पेशल केसेस आगे गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे।